पहले दिन ही जब उसकी बुकिंग रखी तो 1 आवर के अंदर ही अपना पूरा माल बिक गया था। कितने करोड़ का माल था उस टाइम? 89 के प्रोजेक्ट में और 2024 के प्रोजेक्ट में भारत कितना डेवलप हुआ? क्या ये रेरा की वजह से बहुत सारे लोगों की दुकान बंद हो जाए? जो आदमी जिस ढंग का सपना देखता है वो उसका फ्यूचर होता है। भारत के अंदर 80,000 ट्रेडर्स इस कपड़े के बिजनेस के अंदर है। सूरत टेक्सटाइल में तो इतना ग्रोथ कर चुका है कि जापान को भी किस्मत बड़ी ही कुत्ती चीज है। सुरतीस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है, सूरत की एक ऐसी हस्ती है जो सूरत से बाहर से आते हैं, जिनका प्लान नहीं था सूरत में आने का, सूरत में रहने का, सूरत को डेवलप करने का, खुद को डेवलप करने का, सक्सेसफुल होने का, लेकिन किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है और वो किस्मत उनको सूरत लेके आई। सूरत ने बहुत सारा प्यार दिया, उनको दिया, उन्होंने बहुत सारा प्यार दिया, सूरत को दिया। सूरत को एक अलग ही तरीके से प्रेजेंट किया। सूरत के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने चेंजेस लेके आए, बहुत ही बड़ी आइकॉनिक ब्रांड बनाई। आज हमारे साथ सुरतीस के इस पॉडकास्ट में सूरत की इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी ललित जी शाह रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी बातें शेयर करने वाले हैं। ललित जी, आपका स्वागत है सुरतीस के इस पॉडकास्ट में। सुरतीस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मुझे पहले ये बताइए, जैसे मैंने बोला कि किस्मत बड़ी ही कुत्ती चीज़ है, जैसे हमारे स्लैंग यूज़ करते हैं, हमारी जनरेशन में स्लैंग यूज़ करते हैं कि किस्मत बड़ी कुत्ती चीज़ है, कि पता नहीं है, क्या सोचा है, क्या नहीं, क्या हो जाता है। ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ। आप सूरत आने का आपका प्लान नहीं था, आपका प्लान था कहीं और जाने का। आप सूरत कैसे आ गए? ऐसा है कि मेरे को खुद को ग्रोथ करने का था, तो कोई भी सिटी चॉइस करने की थी। तो पहले जो बॉम्बे है वो सबसे बड़ी सिटी है जी। जो मेरे वाले में भी काफ़ी लोग वहाँ थे जी। तो मैं बॉम्बे जाने का ही सोचता था, क्योंकि जब सूरत देखा ही नहीं था तो सूरत आने का नहीं था। पर ट्रेन के अंदर जब मैं बैठा और मैंने बॉम्बे जाने के लिए निकला तो वह मेरे को सूरत वाले काफ़ी लोग मिले जी। तो जिनकी भाषा भी मधुर थी, बोलने में भी बोला सूरत अभी बहुत ग्रोथ सिटी है। और मैं जो काम करने के लिए सोच रहा था कपड़े का, क्लोथ का, तो वो सूरत के लिए भी बहुत के मतलब इसका चांस ज़्यादा है, तो कि सूरत के अंदर करना चाहिए। तो मैंने भी अपना मन बना लिया कि भाई सूरत ही जाके करेंगे। मुंबई चले गए थे और मुंबई से फिर सूरत आए। फिर मैंने बॉम्बे, मेरे जो अंकल थे, हाँ। उनको बोला मैडम में कि मैं तो सूरत जाऊंगा और सूरत करूंगा, आप आना चाहो तो ठीक है। बोले यार कि मेरे मन की बात तूने छीन ली कि मेरे को सूरत में करने का ही था कितने दिन से, तो अपने के सूरत में दोनों साथ में मिलके काम करेंगे। तो फिर सूरत आने का हुआ। पहली बार इस सिटी में आया। कौन से साल में आप आए थे? 1982 के अंदर मैं सूरत के अंदर आया। 82 में आप सूरत आ गए? सूरत में। मैं थोड़ा हमारे दर्शकों को थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन दे दूं। ललित जी शाह, सूरत के अंदर आपने बहुत सारी ग्रे कलर की बिल्डिंग देखी होगी, कमर्शियल बिल्डिंग, एसएनएस डेवलपर्स। ग्रे और डार्क ग्रे का कॉम्बिनेशन जो बिल्डिंग आपने देखी होगी, वो सारी बिल्डिंग्स एसएनएस डेवलपर्स की जो आप देखते हो, वो सारी डेवलप्स के वन ऑफ द प्रमोटर है, फाउंडर है ललित जी शाह। ललित जी शाह आज हमारे साथ बहुत सारी ऐसी सूरत और सूरत रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। इन्वेस्टर्स हो या फिर आप बायर हो, आपको कहाँ पर क्या परचेस करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, परचेस करते वक्त क्या देखना चाहिए, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी डिटेल्स आज ललित जी हमारे साथ शेयर करने वाला है। ललित जी, आपका स्वागत है सुरतीस के इस पॉडकास्ट में। तो सर, आप 82 में सूरत आए, तो क्या 82 से ही आप ये रियल एस्टेट के बिजनेस में हो? नहीं, ऐसा नहीं, मैं कपड़े के धंधे में था। अच्छा। और उसी के अंदर मेरे फादर से भी एक ही धंधा था बिजनेस का, कपड़े का जी। पर हमेशा एक माइंड के अंदर सोचता रहता था कि भाई इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, इन बिल्डर लोगों की ऑफिस कैसी है, तो यार अपने को भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि अपने भी एक बिल्डिंग बनानी चाहिए। तो उस मन के अंदर एक सपना हुआ जी। और मेरे गुरु महाराज रोज बोलते थे कि जो आदमी जिस ढंग का सपना देखता है वही उसका फ्यूचर होता है। क्या बात। हाँ, तो वो मैं जैसा सपना देखता गया तो वो ब्लूप्रिंट मेरे मगज के अंदर बनने लगी कि यार एक बिल्डिंग बनाएंगे, क्या रहेगा, कैसा रहेगा, तो इसके अंदर क्या क्या लोगों की ज़रूरत है जी। तो भी इंजीनियर भी चाहिए, फाइनेंस भी चाहिए,
तो इस ढंग से ये सब होगा। तो फिर मैंने वो लोगों को मिलने लगा और सब मेरे दिमाग के अंदर पूरा प्लान आया, ये ब्लूप्रिंट रियलिटी के अंदर आने लगी कि भाई अपने एक बिल्डिंग बना सकते हैं। मेरा टेक्सटाइल मार्केट का काम था, तो अब ज़्यादातर मेरे टेक्सटाइल मार्केट के लोग पहचान वाले थे, और बाय तकदीर से टेक्सटाइल मार्केट के अंदर की पहली मेरे को एक ज़मीन मिल गई जिसके अंदर मैं टेक्सटाइल मार्केट बना सकूं। उसका नाम था स्वदेशी टेक्सटाइल मार्केट। कौन से एरिया में? हमने रिंग रोड पर। रिंग रोड पर वो पहला प्रोजेक्ट था? वो पहला प्रोजेक्ट था मेरा 89 में। 89 के अंदर पहला प्रोजेक्ट था, और 100% वो पहला प्रोजेक्ट भी अपना सक्सेस हुआ। और जब वो सक्सेस हुआ तो मैंने सोचा कि यही लाइन अपने को आगे जाके और डेवलप करनी चाहिए। तो फिर इसी लाइन के अंदर पूरा मैं आया। फिर मैं टेक्सटाइल मार्केट के अंदर था, तो टेक्सटाइल मार्केट लोगों के लिए सोचता था कि इनकी दुकानें कैसी होनी चाहिए, कैसे पैसेज होने चाहिए, क्या रहे। अभी तक मैंने रेसिडेंस बिल्डिंग बनाई नहीं थी कभी भी। तो ऐसा सोचने लगा कि मैं अपने को ये लोगों के लिए क्या क्या कर सकते हैं अपने। तो पुरानी टेक्सटाइल मार्केट वगैरह सब थी, तो उनसे ज़्यादा अपने को क्या दे सकते हैं जी। बढ़िया। और मेरा क्लाइंट वगैरह भी सब काफ़ी लोग वहाँ से ही थे जो मेरे कपड़े के धंधे से सब परिचित थे, तो एक विश्वास भी बना हुआ था लोगों को। तो उसके हिसाब से फिर पूरा मैंने टेक्सटाइल मार्केट के अंदर ही सब ये कॉमर्शियल काम करना शुरू किया। पहला प्रोजेक्ट से लेके दूसरे प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगा? 2 साल लगा। 2 साल? हाँ। और जब दूसरा स्टार्ट किया था तब पहले के प्रोजेक्ट का सारा माल बिक चुका था? हाँ, वो तो जिस दिन मैंने पहला प्रोजेक्ट लोगों को इतना विश्वास था, तो पहले दिन ही जब उसकी बुकिंग रखी तो 1 आवर के अंदर ही अपना पूरा माल बिक गया था। 1 घंटे के अंदर ही। 1 घंटे के अंदर पूरा माल बेच दिया था। 89 में। कितने करोड़ का माल था उस टाइम? वो अमाउंट तो मेरे को याद नहीं रहा अभी, पर ऐसी बात है। फिर मैंने उस प्रोजेक्ट से ये सीखा कि लोग कितना अपने एक कागज के नक्शे के ऊपर जो बिल्डिंग बनी नहीं है तो भी कितना लोग ये विश्वास करते हैं अपने ऊपर, कितना ट्रस्ट करते हैं। तो मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता, भगवान यही ट्रस्ट बना के रखना, क्योंकि यही मेरी गुडविल है और यही मेरा इन्वेस्टमेंट है। क्या तो इसलिए कभी भी इस चीज के लिए कुछ भी हो जावे, अपना घर का भी चला जावे, पर ये ट्रस्ट कभी टूटना नहीं चाहिए लोगों से। बस तो वही मेरी गुडविल बनी, और फिर मैंने इससे बड़ा रखा कि उससे भी 4 गुना रखा, तो भी माल वो 1 आवर के अंदर ही बिका, 1 घंटे के अंदर ही बिका। ये सिर्फ अपने सूरत में ही होता है कि पेपर के प्लान के ऊपर ही माल बिकता है, या फिर कोई और सिटी के अंदर भी होता है? सूरत में क्या है, लोग है ना पर्सनली हर आदमी को जानते हैं, और सूरत का एक नेचर है कि हर आदमी पर्सनली जानता है किसी भी आदमी को भी, मतलब क्योंकि इतना बड़ा सिटी तो नहीं है, पर पर्सनली जानता है कि भाई ललित कुमार कौन है। तो एक अपनी छवि ऐसी थी कि भाई जो ये बोलते हैं वो करके देंगे अपने को, और उसी टाइम के अंदर देंगे, और कोई इस बात के अंदर कभी भी इनका फेर फार नहीं आएगा 100%। तो ये लोगों का ट्रस्ट था ना, तो वही ट्रस्ट मैंने बना के रखा। तो कोई भी माल बेचने के लिए आज तक कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी तक कितने प्रोजेक्ट्स अपने ने कंप्लीट किया है? 70-75 प्रोजेक्ट अभी तक हुए। 70-75 एसएनएस ग्रुप के अभी 70 से 75 प्रोजेक्ट्स अभी तक किए। कितने अभी रनिंग में होंगे? कुछ रनिंग में 4-5 प्रोजेक्ट होंगे अभी। मुझे थोड़ा ललित जी ये जानना है कि 89 के प्रोजेक्ट में और 2024 के प्रोजेक्ट में भारत कितना डेवलप हुआ? भारत तो बहुत डेवलप हुआ, और सबसे ज्यादा सूरत डेवलप हुआ। जो टेक्सटाइल मार्केट ओनली रिंग रोड के अंदर ओनली टेक्सटाइल मार्केट थी जी, उसके बाद आज कम से कम ये समझ लो कि 200 मार्केट वर्क कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं 200 मार्केट। हाँ, और पूरे सूरत के अंदर 80,000 ट्रेडर्स इस कपड़े के बिजनेस के अंदर है, टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर है। अच्छा, 80,000 ट्रेडर्स अभी सूरत में? सूरत के अंदर। ओके। हाँ, और जो सूरत टेक्सटाइल में तो इतना ग्रोथ कर चुका है कि जापान को भी उसने बंद करवा दिया। जापान को बंद करवा दिया। तो सर अभी 89 में जो आपने पहला प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट और आज जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो वो दोनों में क्या फर्क है? नई नई चीजें, लिफ्ट नहीं है, पैसेज बड़े, लाइटिंग के लिए है, एलिवेशन नए सुधरे अभी सूरत के अंदर काफी, मतलब जो एलिवेशन एकदम न्यू टाइप के एलिवेशन बनने लगे, एक्सीलेटर लगने लगे। हमारी मार्केट के अंदर जो भी मार्केट अभी ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट बनाया जी, तो ठेठ ऊपर तक सब एक्सीलेटर लगे हुए हैं। अच्छा, पहले ऐसा कुछ नहीं था, स्टाइल से थे। पहले टेक्सटाइल मार्केट क्या सीधा साधा था, कोई नहीं था उसके अंदर। अभी मॉल के जैसा है पूरा, कि एक्सीलेटर भी है, लिफ्ट भी काफी है, सब कुछ, मतलब लोगों को एकदम कन्वीनियंस है पूरा। कन्वीनियंस है। सर एक और चीज है मुझे थोड़ा जानना है, क्योंकि सूरत में आपके प्रोजेक्ट यूनिक होते हैं। मुझे ये जानना है कि आपके हर प्रोजेक्ट
ग्रे कलर में क्यों होता है? ऐसा है, ये ग्रे कलर, ये डस्ट को है ना, हाँ, वो मतलब उसके अंदर लगता नहीं है डस्ट, और मेंटेनेंस उसका सबसे कम आता है। कम आता है। तो वो रखने के बाद में, अब तो बिल्डिंग बनाने के बाद बिल्डिंग छोड़ देते हैं, सोसाइटी को सुपुर्द कर देते हैं जी। उसके बाद में आने वाली जो जो संभाल रहे उनको भी मेंटेनेंस ज़्यादा वगैरह नहीं आवे, इसलिए ग्रे का कलर का ज़्यादा चॉइस करते हैं। तो ये पहले से ही सोचा नहीं, था आपने? ये धीरे धीरे माइंड सेट होता हो गया, देखने लगे कि भाई इसमें ज़्यादा खर्चा आ रहा है, ये तो 3 साल के बाद वापस कलर कराने की जरूरत पड़ी है। जी। तो भी देखा कि भाई ये ग्रे कलर है तो वो 10 साल 15 साल तक करने की कोई जरूरत ही नहीं है ये उसको। बहुत ही अच्छा आपने ये आइडिया निकाला। सबसे पहले तो एक आपकी ब्रांडिंग हो गई कि ग्रे और डार्क ग्रे कलर का बिल्डिंग है तो 99% ये होगी एसएनएस ग्रुप की। और दूसरी चीज, जब ये एसएनएस ग्रुप की है तो उसका एलिवेशन से लेके उसमें भी एक स्टैंडर्ड सेट है, कुछ ये नहीं है। एक चीज मुझे और जाननी है कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि मुझे अगर, या कोई और सूरत के जो भी कोई है, इन्वेस्टमेंट पर्पस हो गया या फिर बाइंग पर्पस हो गया, अगर मुझे कुछ फ्लैट लेना है या फिर ऑफिस लेनी है तो मुझे किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए? पहले से तो गवर्नमेंट ने काफ़ी इसके अंदर एकदम प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया तैयार कर दिया है, रेरा वगैरह लाके, जी। कि आप अपने पोर्टल के ऊपर खुद देख सकते हैं कि भाई बिल्डर कौन है, कितना उसमें लगाया है, इसकी ज़मीन क्लियर है, प्लान पास है, और जो ये बता रहा है नक्शा वही नक्शा उसके अंदर रखा हुआ है। जी। तो ये गवर्नमेंट ने काफ़ी किया, इसलिए अब लोगों को क्या चिंता की बात नहीं है। मतलब तो क्या ये रेरा की वजह से बहुत सारे लोगों की दुकान बंद हो जाएगी? दुकानें तो नहीं बंद होगी, पर अच्छे लोग और ज़्यादा काम करेंगे इसके अंदर, लोग अच्छे से काम करने शुरू हो जाएंगे। शुरू हो जाएंगे। तो शुरू हो गए हैं। शुरू हो गए। शुरू हो गए। और रेरा आने से पहले ऐसे तो क्या मेल प्रैक्टिस होती थी, मतलब गलत तरीके से अभी तक बिल्डर करते आ रहे थे, जो रेरा के आने से वो रुक गए? उसके अंदर क्या है, एफएसआई वगैरह की ऐसी ग्रीमिंग रहती थी। हाँ। तो एक आदमी पास में प्रोजेक्ट बना रहा है और कुछ भाव में बेच रहा है जो रियल काम कर रहा है, और एक पास में वो अपनी ग्रीमिंग करके उसके अंदर एफएसआई वगैरह ज्यादा कर रहा है, तो दोनों के भाव के अंदर डिफरेंस भी रहता था जी। पर अभी वो नहीं रहेगा, क्योंकि कॉर्पोरेशन वगैरह सब लोगों ने इतना एकदम क्लियर कर दिया है कि जो आपकी फ्लोर प्लेट है वही मतलब आपको काम मिलने वाला है उसके अंदर एफएसआई के अंदर, इसलिए कोई एक्स्ट्रा ग्रीमिंग कर नहीं सकता इसके अंदर। इसलिए ये अच्छा हुआ। और उसके बाद में गवर्नमेंट ने रेरा लाने के बाद में तो बहुत ही बढ़िया हो गया। मतलब मुझे ये थोड़ा ये भी जानना था कि आज समझ लीजिए कि जिस टाइम पे आप पेपर पे प्लान दिखाते हो कि भाई ये प्रोजेक्ट है, ये पूरा फ्लोर प्लान रहेगा, ये रहेगा, ये प्रोजेक्ट पे इतने रुपए पर स्क्वायर फीट का चार्ज है, XYZ रुपीज पर स्क्वायर फीट का चार्ज है, लेकिन 2 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है, 2 साल तक बिल्डर इसको हैंडओवर कर दे। अगर 2 साल के अंदर वो कर नहीं रहा है तो जिसने इन्वेस्ट किया है वो क्या कर सकता है, उसको क्या करना चाहिए? रेरा के अंदर भी लिख के देना पड़ता है कि ये मैं 2 बरस के अंदर के 3 बरस के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा करूंगा। हाँ। उसके हिसाब से उसको चलना पड़ता है। अगर बिल्डर नहीं करके दे रहा है, चलिए, तो गवर्नमेंट क्या एक्शंस लेती है उसके ऊपर? तो गवर्नमेंट रेरा उसके ऊपर एक्शन लेती है। लेती है? हाँ, लेती है। फिर उस आदमी को रेरा में जाना पड़ता है। अच्छा, रेरा हाँ, में। हाँ। तो उसमें क्या प्रावधान है अगर वो कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो? हाँ, तो कहता है रेरा उसके अंदर काफी एक्शन ले सकती है। जैसे कि हाँ। अभी अगर कुछ आप शेयर कर सके तो? नहीं, वो ले लेती है। उसके अंदर तो क्या है, फिर वो हाँ। सामने वाले को अपना वही मतलब सिविल वगैरह सब करना पड़ता है। अच्छा, वो सारी चीजें रहती है। सूरत के अंदर USA, शंघाई, बैंकॉक, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी 100 माले की बिल्डिंग कितने टाइम में देखने को मिलेगी? अभी देखो, गवर्नमेंट की एक एफएसआई और उसकी मंजिल वगैरह सब नक्की है यहाँ, हाइट वगैरह। जब ये अगर गवर्नमेंट जितना फ्री हैंड देगी, हाँ, तो बिल्डर अच्छे बिल्डर है, काफ़ी सिंगापुर से भी प्लान लाते हैं, फॉरेन से भी प्लान लेके आते हैं, वहाँ के आर्किटेक्ट को लोगों को रोकते हैं, पर उनको फ्री हैंड अभी नहीं है। मतलब इसलिए इतनी बिल्डिंग 100 मंजिल की वगैरह बन नहीं सकती है। पर जब गवर्नमेंट ऐसा फ्री करेगी तो 100% ऐसी बिल्डिंग आपको सिंगापुर और शंघाई जैसी बिल्डिंग है यहाँ भी देखने को आपको सर, लेकिन मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जैसी बहुत सारी मेट्रो सिटीज जो है, चेन्नई हो गया, वहां पर ऑलरेडी 100 मंजिला बिल्डिंग है। सूरत के अंदर क्या चीजें है, क्योंकि सूरत भी कम से कम यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, सूरत भी। अपन गुजरात ने ये अभी नहीं प्रावधान रखा, क्योंकि ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ये मतलब है पूरा। तो गुजरात गवर्नमेंट ने इतना भी फ्री किया नहीं कि अभी 100 मंजिल की बिल्डिंग बन सके। बॉम्बे के वगैरह के कॉरपोरेशन ने ऐसा फ्री दिया हुआ है कि 100 मंजिल बिल्डिंग इस नॉब्स के अंदर बना सकता है वो। तो ये डिसाइड स्टेट गवर्नमेंट करती है या नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट करती है।
तो अभी स्टेट गवर्नमेंट इस चीज के लिए रेडी नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं? गुजरात स्टेट गवर्नमेंट अभी रेडी नहीं है। सूरत के बारे में कुछ बताए कि अभी तक सूरत ने आपको क्या दिया है? सूरत ने क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया। पैसा, इज्जत, प्यार, सब सूरत ने दिया। सब सूरत ने। सब जब सूरत सूरत ने में आप दिया। आए थे हाँ। तो ऐसा तो नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आई होगी, दिक्कतें नहीं आई होगी, उस टाइम पे आपने कैसे सारी चीजों को टैकल किया? पर सूरत है ना, एक बहुत समझौता वाला सिटी है, कोई लड़ने झगड़ने में मानने वाला नहीं है यहाँ जी। हर चीज़ के अंदर आप कॉम्प्रोमाइज़ करो तो सामने वाला भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी रहता है, और प्रेम से हर मामला टेबल के ऊपर और उसका निपटारा हो जाता है। ललित जी, मुझे थोड़ा आप जीतो के साथ भी एसोसिएट है, जीतो के बारे में कुछ बताएंगे? जीतो में आप किस तरीके से एसोसिएट है, किस तरीके से जीतो को आप हेल्पफुल हो रहे हो और जीतो आपको हेल्पफुल हो रहा है? जीतो इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और सब कॉर्पोरेट हाउस वाले बहुत बुद्धिजीवी सभी जीतो के अंदर साथ में जुड़े हुए हैं, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो समाज के लिए बेटर करता है। और पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी बढ़िया बात होती है ना, उसको जल्दी पकड़ के उसको वापस इम्प्लीमेंट करने के लिए भी सोचता है जी। अभी थोड़े दिन के पहले मैं आपको एक बताता हूँ किस्सा, कि लोग कश्मीर के अंदर इकट्ठे हुए जीतो के मेंबर। जी। तो उन लोगों ने सोचा कि पहले अपने यहाँ से पढ़ने के लिए लोग अभी कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं, पर जब पुराने टाइम पर देखो तो नालंदा, तक्षशिला सब इंडिया के अंदर थी, वो बाहर से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। तो वहाँ बैठे थे ऐसे ही, और चाय के ऊपर खाली चर्चा हुई कि भाई यार ऐसे ही एक अपनी यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर भी करनी चाहिए। जी। पर पैसा चाहिए यूनिवर्सिटी करने के लिए, 1500 करोड़ रुपए का बजट था जी। तो उसमें 50-50 करोड़ के ट्रस्टी बनाने के। आप नहीं मानो, उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर 13 लोग तैयार हो गए। क्या बात है? हाँ, और एक ही आदमी ने बोला कि मैं, मोतीलाल जी ओसवाल ने बोला मैं 500 करोड़ रुपया दूंगा। क्या बात? हाँ, तो 1500 करोड़ के लिए बॉम्बे के आजू बाजू में ये यूनिवर्सिटी बना। तो ये जीटो के अंदर काम हो सकता है, जीटो के अंदर ये पावर है कि कोई भी ऐसी बात रखे और उसको जल्दी मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयारी बतावे, क्योंकि ऐसे कॉर्पोरेट बुद्धिजीवी इतने लोग साथ में जुड़े हुए हैं कि उनको देखते हैं ना तो उनके विचारधारा वगैरह इतनी बढ़िया है कि भाई नहीं, समाज के लिए क्या बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं अपने। अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण, जीप एक अंदर एक एजुकेशन के लिए लोन देने के लिए एक इसके अंदर ही एक संस्था बनाई है जीप। तो मतलब ये एजुकेशन के लिए जो बाहर पढ़ने वगैरह जाते हैं लोग, तो उसके के भी ट्रस्टी बनावे और लोगों को विदाउट इंटरेस्ट अपने लोन देवे जो बाहर पढ़ने जा सके। आप नहीं मानो, उसके अंदर 54 लाख रुपए का एक ट्रस्टी है। 150 ट्रस्टी उसी टाइम पर एक आधे घंटे के अंदर बन गए। 150 ट्रस्टी। और लोगों को जो इसके अंदर ट्रस्टी वगैरह बनते, उन लोगों को इतना जीटो के ऊपर ट्रस्ट है कि ये कमिटी, ये बॉडी, जीटो के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, इनकी सोच बहुत बढ़िया है, और एकदम पैसों का वगैरह कुछ भी मैनेजमेंट इतना बढ़िया है कि कोई गड़बड़ी का कोई चांस भी नहीं है। बिल्कुल। हाँ। जीतो अभी काफी लोग बिना किसी को बोले भी जीतो का परिवार दिनों दिन खूब बढ़ रहा है, सामने से बढ़ रहा है। बिल्कुल। जीतो अभी कुछ नेशनल यूथ कॉन्क्लेव लेके भी कुछ आ रहा है, मुझे उसके बारे में कुछ प्रकाश देंगे आप? जी, तो NYC नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस हो रही है इधर, जो इंडिया के अंदर जो भी यूथ है वही सब काम करने वाला है जी। और सब लोग इस प्लेटफॉर्म पर साथ में एक जगह जुड़ रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया उनकी विचारधारा, उनका काम करने का तरीका वगैरह एक ही प्लेटफॉर्म पर यहाँ इकट्ठा होकर सोचेंगे कि भाई और क्या करना चाहिए बढ़िया। बिल्कुल। अब जीतो में कितने टाइम से एसोसिएटेड है? मैं जीतो में लास्ट 8 ईयर से हूँ मैं। ओके। ललित जी, आप इस पॉडकास्ट पे आए, सूरत के रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने शेयर की, बहुत सारे इनसाइट्स ऐसे शेयर किए, इसके लिए सूरत की ओर से, सुरतीस की ओर से मैं आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कुछ बोलने में गलती होगी है तो सॉरी।